मनुष्य के व्यक्तित्व और लेखन पर उसके बचपन का बड़ा गहरा असर होता है। डॉक्टर साहब, हम शुरू में आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। पहली जिज्ञासा तो यह है कि आपका जन्म कहाँ, किस सन में हुआ? मेरा जन्म 1915 में हुआ। ऐसा मेरे जन्म के विषय में थोड़ी सी एक भ्रांतियाँ रही। मेरे परिवार के लोग, मेरी पितामही कहा करती थी कि मेरा बेटा रामचंद्र जी से 15 दिन बड़ा है, यानी रामनवमी से 15 दिन पहले मेरा जन्म हुआ था, इसका चैत्र कृष्ण नवमी को। और ये भी स्पष्ट था करीब लगभग कि मैं कितने वर्ष का हुआ, क्योंकि मेरा विद्यारंभ हो गया था 5 वर्ष का था। लेकिन अंग्रेज़ी उसमें एक पंचांग में कौन सी तारीख थी, ये तो इसके विषय में थोड़ा भ्रम रहा। मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, जन्मपत्र में विश्वास नहीं करते थे। जब मैं पहली बार हाई स्कूल में प्रवेश लिया मैंने, तो उसमें जन्मतिथि लिखना आवश्यक था। तो मेरे पिताजी ने केवल अनुमान के आधार पर 22 मार्च 1915 लिख दिया, जो ठीक नहीं था। लगता मुझे ऐसा है कि शायद चैत्र कृष्णा नवमी उस वर्ष 22 मार्च को रही हो, लेकिन वो ठीक नहीं था। और बाद में मैंने अपने एक मित्र से कहा कि भाई इसको ठीक कर दीजिए, चैत्र कृष्णा नवमी मिला दीजिए और मेरी जो आयु है उसको मिला दीजिए। तो उन्होंने निकाला कि 9 मार्च 1915 में आपका जन्म हुआ, यानी चैत्र कृष्णा नवमी संवत 1971। कहाँ हुआ था? अतरौली, अलीगढ़ ज़िले में एक छोटा कस्बा या तहसील है अतरौली, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और सामंती परिवार में मेरा जो शैशव है सामंती परिवार में भी था। मेरे पितामह छोटे जमींदार थे और सामंती जीवन के जो सभी गुण दोष हैं उनमें विद्यमान थे। उसी एक कहना चाहिए कि परिवेश में मेरा पालन पोषण हुआ। मेरे पिता दत्तक पुत्र थे मेरे पितामह के, पंडित गंगा प्रसाद नगाइच उनका नाम था मेरे पितामह का। मेरे पिताजी का नाम था पंडित राजेंद्र। तो ये दत्तक पुत्र थे और आरंभ में मेरे पितामह में और मेरे पिता, इन दोनों की मानसिकता में थोड़ा अंतर आ गया था। मेरे पिता प्रगतिशील थे, कांग्रेस में रहे कुछ समय तक। इसके बाद में फिर वो आर्य समाज को उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जीवन के अंतिम श्वास तक वे आर्य समाज से संबद्ध रहे। मेरे पितामह को तो ये सब स्वीकार्य नहीं था, मान्य नहीं था, और इसमें दोनों के मन में थोड़ा सा एक प्रकार का एक बंध सा पैदा हो गया था। इसके बाद में मेरे पिताजी ने उसको घर छोड़ करके और एक, चूँकि वो कलाकार थे, ड्राइंग मास्टरी उन्होंने कर ली। 2-3 जगह वो ड्राइंग मास्टर रहे और मैं और मेरी माता, ये अकेले हम दोनों अपने उनके पितामह और पितामही के साथ अतरौली में रहे। आपके ऊपर अपने परिवार के किन लोगों का सबसे गहरा असर पड़ा? मेरे ऊपर गहरा असर मेरे पिता का नहीं पड़ा, थोड़ा सा पितामह का रहा, थोड़ा सा वो सामंती संस्कार मुझ में रहे, लेकिन बहुत जल्दी मैंने उन पर काबू पा लिया। पितामह मेरे बहुत ही रौब दौब के आदमी थे, काफ़ी एक समय उनके शरीर का से भी उनकी काफ़ी बलिष्ठ थे वे। और एक बड़ी एक प्रवाद उनके विषय में है कि वे अंगूठे से रुपये को मोड़ दिया करते थे। तो एक बार एक कोई व्यापारी आया और उसने कहा कि ये चूँकि ज़मींदार थे तो इसमें उन्होंने कहा आपका जो गेहूँ है ये तो अच्छा नहीं है। तो उस व्यापारी ने गेहूँ को चुटकी में दबाकर तोड़ दिया, मसल दिया। मेरे पितामह ने उस रुपये को मोड़ दिया कि भाई तेरा रुपया भी इतना ही ख़राब है, मेरा गेहूँ अगर ये कमज़ोर है तेरा रुपया भी कमज़ोर है। तो इस तरह के वातावरण में मेरा जीवन व्यतीत हुआ था। 8वीं कक्षा तक मैं अतरौली में पढ़ा। वो पाठशाला स्कूल था जो मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसके बाद में फिर मेरे पितामह का देहांत हो गया और सारे घर का जो दायित्व था, गृहस्थ का दायित्व मेरे पिताजी ने संभाल लिया। पिताजी आर्य समाजी थे और उस समय जो निकटतम आर्य समाज का स्कूल था वो अनूपशहर का था, एंग्लो वैदिक हाई स्कूल, वहाँ पर मेरा प्रवेश हो गया। वहीं ये गलत तारीख जो 22 मार्च 1915 डाल दी गई, वहीं बड़ी आखिर तक चलती रही है, क्योंकि
प्रमाण ये है कि हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसी को प्रमाण माना जाता है, तो चलती रही। अब भी मेरे जो जितना ऑफिशियल कागज़ है उन मार्च 1915 लिखा हुआ है। तो ये मेरे जीवन का था। अतरौली में मैंने 8वीं कक्षा का इम्तहान देकर अनूपशहर गया, वहाँ से हाई स्कूल किया, उसके बाद चंदौसी गया, वहाँ से इंटरमीडिएट किया, फिर आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज में पहुँच गया, वहाँ BA और अंग्रेजी का MA किया। डॉक्टर साहब, आपके स्कूल जीवन की कोई घटनाएं बताएं। हम जब महाविद्यालय कॉलेज तक जाएं, उसके पूर्व बचपन की स्मृतियां होती हैं कटु मधुर, वो हमेशा हावी रहती हैं प्रत्येक व्यक्तित्व पर। तो कुछ ऐसी बालपन की घटना बताइए। बालपन की घटना मेरी एक तो ये रहा कि मेरा विद्यार्थी अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन परीक्षार्थी बड़ा ख़राब था। तो हाई स्कूल में तो मेरा भगवान की कृपा से, संयोग से कहना चाहिए, मेरा फर्स्ट क्लास आ गया, मुझे कोई आशा नहीं थी। लेकिन इसके बाद में फिर मैं पूरा प्रयत्न करता रहा, लेकिन मेरा दूसरी श्रेणी से आगे बढ़ा नहीं, और यहाँ तक बढ़ते बढ़ते कि अंग्रेजी का MA में मेरा तृतीय श्रेणी हो गई। उसका एक थोड़ा कारण ये था कि मेरे पिताजी चूँकि प्रगतिशील विचारों के थे, तो इसलिए उन्होंने मेरा विवाह कर दिया BA पास करने के बाद। उस समय 19 वर्ष का व्यक्ति जो है, 19 वर्ष का किशोर जो है, बहुत बड़ा माना जाता है विवाह के लिए। विवाह तो 10-11 वर्ष का हो जाया करता था। तो 1900 मेरे परिवार के जो मेरे सदस्य थे, उन्होंने कहा कि अब ये BA पास कर चुका है, इसका अब विवाह कर देना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने सारे जितनी रूढ़ियाँ थी, एक वैवाहिक रूढ़ियाँ, उनका सबका उल्लंघन करते हुए और बड़े दिन की छुट्टी में मेरा विवाह कर दिया। उस विवाह के बाद मैं कुछ दिन तक गृहस्थी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के बाद फिर मैं जब सेंट जॉन्स कॉलेज में जब आया, तो फिर एकदम जैसे लगा कि एकदम बिखर गया मैं। एक पीछे देखता था विवाह, आगे देखता था MA की परीक्षा, एक थोड़ा सा परेशानी कैसा हो गया, बड़ी परेशानी हुई। फिर मेरे पिताजी दूरदर्शी थे, और फिर मैंने घर आकर के ही MA की तैयारी की, और लेकिन उसका एक परिणाम यही हुआ कि मेरा डिवीज़न ख़राब हो गया अंग्रेजी MA का। डॉक्टर साहब, आप अपने स्कूल के जीवन से संबंधित कई घटनाएं सुनाते रहे हैं, बहुत रोचक घटनाएं। तो आपको कुछ याद हो इस संबंध में तो आप सुनाएं। आपके साथियों से संबंधित हो या आपके शिक्षकों से संबंधित हो, कोई ऐसी प्रभावशाली घटना जो आप पर अमिट छाप छोड़ गई हो। मैं बहुत प्रभावित था। हमारे जो हाई स्कूल के अनूपशहर के हेडमास्टर थे, श्री होतीलाल व्रती, उनका मेरे मन पर बड़ा प्रभाव रहा। उनका व्यक्तित्व बड़ा एक ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था, और बड़े शिष्य वत्सल थे वे। मुझे याद है कि एक बार किसी छात्रावास के किसी एक विद्यार्थी को उन्होंने दंड दिया, और जब दंड दे रहे थे तो वो विद्यार्थी बिखर गया और थोड़ा उल्टा सीधा उनके विरुद्ध कहने लगा, और छोड़ करके जाड़े के दिन से छोड़ करके अपना बाहर खड़ा हो गया और जाने लगा। तो हेडमास्टर साहब ने कहा, नाम लेकर कहा, आओ ये बैठो यहाँ पर, और बैठ करके ये सारा उसका एक कहना चाहिए कि उसका जो एक दुर्व्यवहार था उसको क्षमा कर दिया, और बड़े स्नेह के साथ उसको बिठा दिया। मेरे मन पर उसको बड़ा प्रभाव रहा। आपने जो अपना जीवन है वो किस कॉलेज से प्रारंभ किया? सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा। हुआ ये था कि मैं आगरे इंटरमीडिएट करने के बाद में फिर मैं इलाहाबाद चला गया जी। इलाहाबाद उस समय एक कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा तीर्थ था, जो कि एक उच्चाकांक्षी व्यक्ति थे, महत्वाकांक्षी, उनके लिए उनका बहुत बड़ा एक आकर्षण केंद्र था इलाहाबाद में। वहाँ गया, लेकिन इलाहाबाद में जाकर के मुझे बताया गया, उस समय देखा नहीं था कि मैं अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत 3 विषय मेरे थे। तो मुझे बताया गया कि नहीं, 3 साहित्य जो है, 3 लिटरेचर यहाँ पर एक हम लोग स्वीकार नहीं करते, एक विषय आपको बदलना पड़ेगा। तो संस्कृत छोड़िए या हिंदी छोड़िए, अंग्रेज़ी तो एक तरह से अनिवार्य थी। मैं बड़ा परेशान हुआ, कुछ दिन भटकता रहा। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ये उस समय नए नियुक्त हुए थे, अध्यापक थे। अंग्रेजी वहाँ पर उस समय हिंदी का अध्यापन वो भी अंग्रेजी के माध्यम से होता। इसका जो है ये अंग्रेजी में सूरदास पर उन्होंने एक व्याख्यान दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, मैया मोहित दाऊ बहुत खिजायो, मदर माई ब्रदर टीज मी वेरी मच, ये उन्होंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया। तो मेरे मन पर इसका एक बड़ा विचित्र सा प्रभाव पड़ा, और फिर वहाँ से मैं हाथ जोड़ करके चला है। और फिर आगरा विश्वविद्यालय में आया मैं, तो यहाँ आगरा कॉलेज भी उस समय हमारे परिवार के जो बड़े भाई वगैरह थे वहाँ से आगरा कॉलेज थे, लेकिन उस समय तक वहाँ पर प्रवेश बंद हो चुका था। एक ही जगह खाली थी सेंट जॉन्स कॉलेज में। सेंट जॉन्स कॉलेज एक मसीही कॉलेज, ईसाई कॉलेज था। मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, थोड़ा सा संकोच सा हुआ, लेकिन अच्छा मेरे मन में भी थोड़ा सा आया
लेकिन वो जो जगह वहीं खाली थी वहाँ चले। इसके बाद में मुझे लगा कि मैंने बहुत ही अच्छा किया, ये भगवान की कृपा थी कि मैं सेंट जॉन्स में आ गया। और सेंट जॉन्स कॉलेज पर मैंने एक कविता लिखी कि इसका यमुनासी काली सड़क थी, तू है परवाल का ताज लाल, आत्मिक शिक्षा के ज्योति स्तंभ, गर्भोथित तेरा उच्च भाल, वो उच्च भाल जिस पर शोभित पावन ईसा का लौह मुकुट। मेरे मन पर बड़ा संस्कार सेंट जॉन्स कॉलेज का आखिर तक बड़ा अंतरंग संस्कार रहा, अभी इस कविता में स्पष्ट हो रहा है ये। लेकिन कोई खास इसके बाद में, चूँकि मैं परीक्षार्थी अच्छा नहीं था, धीरे लिखता था, परीक्षा में मेरा एक न एक प्रश्न 5 में से 1 छूट जाता था हमेशा, तो आखिर तक ये चलता रहा। और मेरा हाई स्कूल के फर्स्ट क्लास के बाद में फिर कभी फर्स्ट क्लास नहीं, सेकंड क्लास आता रहा। बीए में एक भयंकर घटना घटी, एक अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था और उसमें निबंध का विषय था वर्ल्ड 100 ईयर्स हैंस, यानी कैसे मेरे मन में हैंस का पीछे आगे दोनों में लगा दिया मैंने, और हैंस तो आगे होता है लेकिन मैंने पीछे लगा दिया, और मैं पूरा निबंध जो था वो पीछे 100 वर्ष पूर्व का एक जीवन में। बाद में बड़ी घबराहट हुई, बहुत परेशान हुआ मैं, और काफ़ी मेरे मित्रों ने, मेरे अध्यापकों ने समझाया मुझको, लेकिन ये चला वहाँ से। इसके बाद में खैर सब ठीक ठाक हो गया। फिर एमए में आकर के तो मैं चला गया, घर पर आकर रहा, ब्याह हो चुका था, और फिर मैं घर पर आकर ही मैंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में दी। वहाँ से वहाँ पर भी बड़ा मैंने एक परिश्रम किया, और उस समय जो ये एक सुमित्रानंद पंत का पल्लव हमारे पाठ्यक्रम में था, तो सुमित्रानंद पंत पर मैंने एक लेख लिखा था, आगरा गोष्ठी में पढ़ा हो, तो वो जो लेख था वो वास्तव में सुमित्रानंद पंत की पुस्तकाकार रूप में आया। तो उस लेख का प्रत्येक जो एक शीर्षक था वो इसका एक परिच्छेद बन गया, तो इसी के आधार पर सुमित्रानंद पंत पुस्तक मेरी लिखी। इस पुस्तक ने जीवन मोड़ दी, इस पुस्तक ने जीवन मोड़ दिया। इसकी एक कहना चाहिए कि प्रत्याशा से कहीं अधिक इसकी प्रशंसा हुई। शांतिप्रिय द्विवेदी उस समय प्रतिष्ठित छायावाद के आलोचक थे, उन्होंने लिखा था कि इसकी तर्ज अदा जो है शुक्ल जी की शैली को आगे बढ़ाती है। ये कल्पना कीजिए 19-20 वर्ष का, 20-21 वर्ष का एक नवयुवक, इसके बाद में इससे भी अधिक आचार्य शुक्ल का इतिहास का दूसरा संस्करण निकला। उसमें उन्होंने लिखा कि छायावाद पर काफ़ी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, लेकिन सबसे ठिकाने की पुस्तक जो है वो नगेंद्र जी की पुस्तक ये है सुमित्रानंद पंत। तो ये मुझे किसी ने, मैं वहाँ आगरा गया मैं, तो महेंद्र जी संस्थापक संचालक थे, प्रकाशक भी थे मेरे, तो उन्होंने कहा कि बधाई हो, आपको शुक्ल जी ने ये लिखा है, आपने अपने इतिहास में आपका। मैं रात को पहुँचा था, रात को पहुँचने के बाद में मैंने उनसे कहा मैं देखना चाहता हूँ। 11 बज चुके थे, तो भाई जी ने कहा कि मैं देखो भाई तो बहुत 11 बज चुके, अब सो जाओ, सवेरे देख लेना। लेकिन नींद नहीं आई मुझको। महेंद्र जी तो अपने चले गए। जो साहित्य भंडार था उनका, जहाँ पर इनके प्रकाशित ग्रंथ थे, वहाँ पर पुस्तक लगी हुई थी, तो मैंने बत्ती जलाई, और बत्ती जला करके वो किताब ढूंढ लगा मैं, शुक्ल जी का इतिहास, तो मुझे मिल गया। लेकिन ये जो वाक्य था नहीं मिला, ये वाक्य मुझे नहीं मिला। मैं बड़ा परेशान हुआ और ढूंढ लगा कि कहाँ पर। इस पर ये नई समीक्षा पर एक उनका लेख था, उसके अंतर्गत था ये। मैं देखता रहा और जगह, तो शुक्र जो महेंद्र जग गए, तो क्या बात, मैं बत्ती किसने जलाई। मैं बड़ा घबराया, बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो मैंने कहा कि मैं, आपने बताया था ना कि मेरा नाम इस शुक्ल जी ने अपने इतिहास में बड़े उसके साथ लिखा है, तो मैं उसको ढूंढ रहा था। तो भले आदमी, तुम उस वक्त क्यों नहीं आग्रह किया, मैं देख देता। तो उन्होंने खुद देखकर पुस्तक निकाली, और पुस्तक निकाल कर वो वाक्य निकाल कर मुझे दे दिया। मुझे खुशी तो बड़ी हुई, शर्म भी आई, और लेकिन खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आई। तो यहाँ से मेरा जो कवि जीवन था, कवि जीवन में एक साथ काया पलट हुआ। मैं तो यही सोचता था, मेरी यही उच्चाकांक्षाएँ थी कि मैं बड़ा कवि बनूंगा। कभी पंथी की ओर देखता था, कभी मैं निराला जी की ओर देखता था, कभी उनका तो भी लगता था। लेकिन ये इसने काया पलट हो गई, और फिर मैं धीरे धीरे आलोचना में मैंने प्रवेश कर लिया। डॉक्टर साहब, आलोचना की ओर आप उन्मुख हो गए, लेकिन उसके पूर्व सेंट जॉन कॉलेज में आपकी प्रसिद्धि एक कवि के रूप में थी। वो ठीक है कि आपने पहली बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पंत जी पर लिखी। मैंने आपकी पुरानी कविताएं पढ़ी हैं प्रारंभ की, उन पर परोक्ष रूप से पंत जी का प्रभाव भी है। और आपकी एक कविता आशे मुझको पागल कर दे, उस जमाने बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो कविता का रसमय संसार छोड़कर आप आलोचना की ओर उन्मुख क्यों हुए? की वजह ये है
कि कविता मेरी बुरी मुझे अपनी अच्छी लगती थी, लेकिन ऐसे कवि भी थे जिनकी कविता को मैं समझता था मेरी कविता से खराब निकृष्ट ही है। उनको कवि सम्मेलन में अच्छी दाद मिलती थी और मुझको कवि सम्मेलन में दाद नहीं मिलती थी, विशेष दाद नहीं मिलती थी। तो मैं एक प्रकार के मुझे थोड़ा सा निराशा सी होती थी। इधर शुक्ल जी का जो एक बहुत बड़ा एक प्रमाण पत्र मिल गया, तो मैं लिखा भी है कि साकी ने अपने हाथ दिया भर के जाम सोच, इस जिंदगी के कैफ का टूटा खुमार आज। तो कविता के कैफ का खुमार जो था टूट गया शुक्ल जी के उस एक वाक्य से, ये था। और इस कविता उसके बाद में मैंने लिखना करीब समझिए कि एक 1950 तक मैं कविता लिखता रहा। आरंभ किया मैंने कोई एक 33-34 में और 50 तक अच्छा लिखता, काफ़ी लिखता रहा। काफ़ी मेरे गीत ऐसे हैं जो 50 के बाद के हैं। उसके बाद में कुछ कविताएं लिखी मैंने, लेकिन लगभग छोड़। और मुझे लगा जैसे मैं लिखा एक जगह कि कविता ये कह करके मुझसे विदा हो गई कि अपने इस प्रकार के का जो जीवन है तुम्हारा बौद्धिक जीवन, इससे जब तुम ऊब करके मेरी याद करोगे तो मैं आ जाऊँगी। सहयोग नहीं मिला, ऊबा नहीं। इसकी वजह यही थी कि ऊबा नहीं, मैं इसमें रस आने लगा। मैं काव्य में भी, मेरा विषय काव्य था और काव्य में भी मैं रस की ही खोज करता रहा। इसलिए जो रस मुझे कविता में मैंने खोया वो मुझे इसमें काव्य ग्रंथों मिल गया, इसलिए मैं इधर उन्मुख हो गया। सेंट जॉन्स कॉलेज का जीवन मेरा बहुत ही, मुझे उसकी बड़ी मधुर स्मृतियाँ हैं। बड़े अच्छे अध्यापक थे वहाँ पर। मेरे जो एक वार्डन थे, ईसाइयों कॉलेज था वो, रेवरेंड मिलफोर्ड थे। वे अच्छे, बड़े प्रतिष्ठित, एक अच्छे विद्वान थे, दर्शन के विद्वान थे और उनका थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, तो वहाँ पर उनका बड़ा प्रभाव था मेरे मन पर। उधर हमारे अंग्रेज़ी के जो अध्यक्ष थे, अंग्रेज़ी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर C.V. महाजन, उनका मेरे मन पर बड़ा प्रभाव है। बाद में वाइस चांसलर हो गए थे। मैंने उन पर एक संस्मरण भी लिखा है महाजन पर एक। तो इस तरह का। इसके अलावा एक बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के, एक शीर्षस्थ विद्वान थे अंग्रेज़ी के, फील्डर, आगरा कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे। उस ज़माने में आगरा कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, दोनों में एक तरह का परस्पर संबंध था और क्लास जो वहाँ कक्षाएँ हुआ करती थी अंग्रेज़ी की, दोनों मिली हुआ करती थी। कुछ क्लासें सेंट जॉन्स के विद्यार्थी वहाँ जाते थे फील्ड से पढ़ने के लिए, कुछ विश्वविद्यालय आगरा कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ आते थे सेंट जॉन्स पढ़ने के लिए, महाजन साहब से पढ़ने के लिए। तो उनका मेरे मन पर बड़ा प्रभाव था। वहीं पर ये प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, जो के बाद में उनका प्रगतिशील एक खेमे में उनका बड़ा ही काफ़ी उनका अच्छा स्थान था, वहाँ मेरे अध्यापक थे। उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया कविता लिखने में और एक हिंदी अध्ययन का संवर्धन करने के लिए। ये जीवन की काफ़ी मधुर स्मृतियाँ हैं मुझे सेंट जॉन्स की। और मुझे लगा ये वो जो मेरे मन में एक संकोच था कि ईसाइयों कॉलेज है, मैं आर्य समाजी हूँ, एकदम कुछ नहीं था। बड़ा अच्छा वातावरण था। ऐसा वातावरण तो कहीं और मुश्किल से मिला मुझे। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम चलते हैं पीछे की ओर। कहते हैं कि हर लेखक की अपनी एक ज़मीन होती है और वो ज़मीन बनती है अपने उस गांव में या कस्बे में जहां बचपन बीता होता है। तो आपका कस्बा अतरौली आपको किस रूप में याद आता है? वहाँ के अपने साथी बाथी और तमाम प्रसंग कैसे आपको आते हैं याद? और एक बात और, क्या आपके साथियों में कुछ ऐसे लोग थे जिनको मौका मिला होता तो आगे बढ़े होते, आगे नहीं बढ़ सके? ऐसी कुछ यादें आपकी हैं? वहाँ पर अतरौली का एक विशेष वातावरण था। वहाँ पर एक कैसे खत्री बड़ा मोहल्ला था। हमारे पिताजी के मित्र थे अरोड़ा परिवार के लोग, तो वो अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनका एक वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाग था। उस बाग में शाम को लोग सब जाया करते थे। वहाँ पर टेनिस का एक वो भी था, एक कोर्ट भी बना हुआ था, तो वहाँ जाया करते थे। वहाँ पर उनका नहाने का भी बड़ा अच्छा उनका वो एक पंप लगा हुआ था नहाने का, तो बड़ा अच्छा वहाँ का वातावरण था। मेरे घर से करीब समझो कोई एक 1.5-2 किलोमीटर था, तो वहाँ पर काफ़ी लोग मिला करते थे। उसके एक अतरौली के जीवन में मेरे अध्यापक थे पंडित प्रसादी लाल चूड़ामणि। वो स्वयं कविता करते थे, हिंदी के अच्छे लेखक भी थे, कविता भी करते। बाद में मेरे पिताजी ने उनको मेरा दीक्षा गुरु भी बना दिया था। ये जो पवित्र में आर्य में वो मेरे गुरु थे, तो उनकी मुझे काफ़ी अच्छी स्मृतियाँ हैं। विद्यार्थियों में मेरे सहपाठी कुछ थे और एक सहपाठी तो मुझसे आगे थे, ओम प्रकाश। तो इस पर कहना ठीक है कि वो व्यक्ति अपने कुछ आर्थिक कष्टताओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाया ना, अच्छा विद्यार्थी था इस तरह का। तो वहाँ की ये स्मृतियाँ जो हैं, इस तरह की स्मृतियाँ मुझे हैं। शाम का टहलना, 1.5 किलोमीटर घूम कर जाते थे, शाम को लौट कर आते थे। वहाँ का जो मेरा गृहस्थ जीवन भी वहीं आरंभ हो गया था। मेरे परिवार में कुछ इस प्रकार
की महिलाएं भी थी, जो मेरे एक भाभी थी पितृव्या थी, उनका भी मुझसे बड़ा स्नेह संबंध था। इस तरह का जीवन वहाँ का मेरा रहा। और उसकी कोई एक विशेष, सिवाय पंडित प्रसाद लाल चूड़ामणि और कुछ लोगों को छोड़कर, जो अध्यापक थे, मनुष्य के अध्यापकों का अधिक मेरे मन पर प्रभाव था। एक थे मास्टर अकबर दयाल, तो उन्होंने मुझे, अंग्रेजी के बड़े अच्छे लेखक भी थे, अंग्रेजी के बड़े वक्ता भी थे। तो वहाँ पर बुलंदशहर की जो नुमाइश हुआ करती थी, उस नुमाइश में एक बुलंदशहर ज़िले के जितने स्कूल थे उनके विद्यार्थियों का वहाँ पर प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, भाषण की प्रतियोगिता उसकी एक। तो उन्होंने मुझे 2 बार भेजा, और लेख उन्हीं का लिखा हुआ था। उस लेख को मैंने ज़बानी याद करके वहाँ बोलता था, बड़ा 2 बार मुझे पुरस्कार मिला। तो इस तरह के वहाँ मेरे को अच्छे मित्र भी थे। डॉक्टर साहब, एक बहुत अंतरंग और असुविधा का सवाल मैं कर रहा हूँ। ये कि आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक रहा, आप अच्छे रोमांटिक कवि रहे। क्या आपके उस दौरान जब आप कॉलेज में पढ़ते थे और कविताएं लिखते थे, कुछ प्रेम प्रसंग जैसी कुछ चीज़ें? उस समय प्रेम प्रसंग नहीं। स्कूल में अपने जो मित्र थे, मेरे बाल सहचर, उनसे मेरे थोड़े बहुत संबंध थे, स्नेह संबंध के अतिरिक्त कोई प्रेम प्रसंग जैसी चीज़ जैसे उसका कोई विशेष नहीं था। बाद में हुआ तो जीवन में थोड़ा सा इस प्रकार के प्रसंग आए और काफ़ी मुझे स्नेह का वरदान मिला। बहुत से ऐसा स्नेह का वरदान मिला जो कि वास्तव में मेरे जीवन की एक अमूल्य निधि है, और मेरी जो अवचेतन मन में है वो उसकी मंजूषा में स्मृतियों का एक कोश विद्यमान है। लेकिन वो मेरा अंतरंग जीवन है। और मैंने जैसा अपनी इस आत्मकथा का नाम अर्धकथा लिखा, अर्ध सत्य है वास्तव में, तो मेरे जीवन का अंतरंग जो है वो मैंने इसमें नहीं रखा है। मैंने लिखा अंतरंग जो है वो मेरा अपना, अत्यधिक मेरा अपना ही है, इसलिए मैं उसको अपने पाठकों के साथ उसका एक सहभागी भी बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी पहली नौकरी कौन सी थी? साक्षात्कार कब हुआ था? 1937 में मैं हिंदी का MA करके लौटा था नागपुर से। उसके पहले ही मैं यहाँ पर एक कॉमर्स कॉलेज, नाम बाद में अब तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, उस समय इसका नाम था कॉमर्शियल कॉलेज, दरियागंज में था, जैन जी के घर से लगा हुआ। तो मेरे वहाँ पर अर्धकालिक ट्यूटर के रूप में, पार्ट टाइम ट्यूटर के रूप में मेरी नियुक्ति वहाँ हुई थी। वो सिर्फ सप्ताह में 6 घंटे पढ़ाने का काम था मेरे पास, और जो विद्यार्थियों का, जो कि एक परीक्षार्थी थे, उनकी भाषा का संशोधन करना, उनके इस तरह का काम मेरा था। अक्टूबर 1937 में मेरी नियुक्ति हुई थी, लेकिन मैंने काम शुरू कर दिया था मई से ही, और वो बिना वेतन के मैं काम करता रहा, और इस तरह का काम मैंने शुरू किया। पहला साक्षात्कार मेरा ये बड़ा विचित्र, मैं अपनी अर्धकथा में लिखा भी है, मेरा पहला इंटरव्यू हुआ ये था कि जब 50 रुपये पर अर्धकालिक ट्यूटर, पार्ट टाइम ट्यूटर की जगह विज्ञापित हुई थी कमर्शियल कॉलेज में, तो वहाँ पर मेरे सबसे बड़े जो साले थे, मेरी पत्नी के सबसे बड़े भाई, तो ये वहाँ पर कॉमर्स के वरिष्ठ प्रोफेसर थे, इनका अच्छा संबंध था प्रिंसिपल से, और मेरी उन्होंने कहा कि इनकी नियुक्ति कर दीजिए। तो नियुक्ति के लिए उस वक्त जो सर श्रीराम इसके अध्यक्ष थे, यहाँ की कार्यकारिणी के, और एक इनके छोटे भाई शंकर लाल इसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे। तो ये मुझसे कहा गया कि सर शंकर लाल के यहाँ आपको चलना पड़ेगा, और वहाँ पर आपसे बातचीत की जाएगी। तो मैं वहाँ चला गया सर शंकर लाल के यहाँ। उस समय ये AC वाला थे नहीं, और नीचे का जो बेसमेंट था वहाँ पर ठंड की व्यवस्था थी। तो वहाँ पर इसमें करजन रोड पर सर शंकर लाल वहाँ पर अपने लौट के आए अपने मिल से, और मिलने के बाद दोपहर को वहीं मुझे बुला लिया उन्होंने। आराम कर रहे थे वो, भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे, या आराम, तो वहीं पर मुझे बुला लिया इन्होंने, और 2-1 प्रश्न किएगा, आपने कुछ कहाँ काम किया, क्या किया? मैंने तो अभी हिंदी का MA देकर आया हूँ, और अब मैं इसको, कुछ आपने लिखा है, मैंने कुछ मेरे लेख थे उनको अंग्रेजी में दिखाया। ये था एक मिल्टन्स बैंक वर्स पर था, इस तरह कुछ लेख थे। तो उन्होंने कहा ये हमारे काम के नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने कहा सर शंकर लाल ने कि भाई, उस सर नहीं हुए थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि मेरे पास रेडियो से एक वार्ता का प्रस्ताव आया है, कर्सेस ऑफ वेल्थ, धन के अभिशाप, इस पर आप लिखकर दिखाइए मुझे। तो मैंने 2-3 दिन में कर्सेस ऑफ वेल्थ पर एक 7-8 पृष्ठ का एक लेख लिख दिया, और पहले लिख करके मैंने प्रिंसिपल को दिखाया। प्रिंसिपल अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और लाला जनराइन जिनका के पूरा एक वर्धस मेरे ऊपर अंतक रहा, उन्होंने इसको देखा और कहा बहुत अच्छा लेख है ये। उसमें एक वाक्य था कि
वाक्य उसका ये था कि ये इस तरह का वेल्थ जो है, धन में दुरुपयोग इसका होता है और थोड़ा सा इसमें एक बिखर जाता है, ये इधर उधर जो इस तरह का यौन कर्मों में बिखर जाता है आदि आदि। तो इस पर थोड़ा सा आपत्ति की प्रिंसिपल ने कि ठीक नहीं है, लेकिन तो मेरा वाक्य था, डिबॉचरी इज फेड ऑन दी वेनोमस ब्रेस्ट्स ऑफ वेल्थ। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये वाक्य आप निकाल दीजिए, लेकिन लॉर्ड जनरल ने कहा नहीं, सबसे अच्छा वाक्य तो यही है, दीजिए इसको। इस तरह से वो जाके मैं पेश हुआ शंकरलाल जी के सामने, जो उसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे कॉलेज के, वहाँ पेश हुआ। और तो प्रिंसिपल ने भी कहा कि एक बार ठीक ठाक है, ठीक है एक, और लाला जनरल ने भी कहा हमने देख लिया है। तो शंकरलाल पर वक्त था नहीं पढ़ने का, एक आदमी निगाह मार करके कह दिया मेरी नियुक्ति कर दी। 1 अक्टूबर से उस वक्त यहाँ पर उसकी वर्षा ऋतु में छुट्टी हुआ करती थी, दिल्ली में रेंस वेकेशंस हुआ करती थी, और ये बात मई की है। तो क्लास शुरू होने वाली थी 1 अक्टूबर से, जून जुलाई अगस्त, ये 2-3 महीने की छुट्टी थी। तो 1 अक्टूबर से क्लास शुरू होने वाली थी, मेरी नियुक्ति उन्होंने कर दी गई। तो मुझसे मेरे प्रोफेसर थे, मेरे संबंधी, उन्होंने कहा कि अब तुम छुट्टी है ही, काम शुरू ही कर दो, बिना वेतन के शुरू कर दो। तो मैंने बिना वेतन के काम शुरू कर दिया, और यहाँ पर क्लास पर 2-4 अंग्रेजी का कंपोजिशन काम का था। उनके विद्यार्थियों के जो लेख से मेरे पास आते थे, मैं उनको शुद्ध करके भेजता था। और अतरौली से मैं अपने घर चला गया था, तो वहाँ डाक से पहुँचते थे और करता रहा। और अंत में 1 अक्टूबर को मैंने नियमित रूप से अपनी नियुक्ति, अपना पदभार संभाल लिया। पदभार क्या था, ये एक तरह का पार्ट टाइम ट्यूटरशिप थी, अर्धकालिक, 50 रुपये तनख्वाह थी इसकी। लेकिन उस वक्त मेरे जो ये संबंधी थे, ये वार्डन थे हॉस्टल के। तो वार्डन होने की वजह से हॉस्टल में 2 कमरे ऊपर खाली थे, मुझे दे दिए। तो वहाँ मैं रहने लगा। कुछ दिन बाद में वहाँ का असिस्टेंट वार्डन भी हो गया था। तो इस तरह का मेरा पहला इंटरव्यू खत्म हुआ। और 1 अक्टूबर 37 से मैंने अंग्रेजी का काम संभाला, और समझिए कोई 2-2.5 महीने बाद में ट्यूटर से लेक्चरर हो गया, और तनख्वाह मुझे मिलने लगी। इस बीच में एक थोड़ा सा परेशानी ये हुई कि यहाँ पर लेक्चरर की तनख्वाह 100 रुपया थी, पहले 100 से भी कम थी। लेकिन जो प्रबंध समिति के जो एक सदस्य थे अंग्रेज, उन्होंने कहा कि आपने क्या तमाशा कर रखा है, कम से कम 100 रुपये तो होने ही चाहिए। तो खैर उस वक्त फिर धीरे धीरे इसका कायाकल्प हुआ, और सर मॉरिस इसके वाइस चांसलर बने। तो सर मॉरिस के आने के बाद में उसके जो एक ग्रेड भी बदल गया, और 100 से लेकर के 150 हुआ, फिर 150 से लेकर के 250 तक का ये वेतनमान हो गया। मुझे थोड़ा, चूंकि मेरा डिवीज़न अंग्रेजी में डिवीज़न 3रा था, 3rd क्लास था, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर था कि ऐसा न हो कि मुझे न रखा जाए। तो उस समय फिर सीवान में एक जगह खाली हुई, बिहार में सीवान का नया कॉलेज खुला, डीएवी कॉलेज। और चूंकि मेरा आर्ट समाज से संबंध था, इसलिए मेरे वहाँ इन्होंने, प्रोफेसर जनरल ने कहा कि भाई छुट्टी, यहाँ तो छुट्टी है, तुम वहाँ जाके काम करना शुरू कर दो, और जब देख लेंगे यहाँ अगर दिक्कत पड़ती है तो वहीं रह जाना, और यहाँ कोई कठिनाई नहीं होती आ जाना। वहाँ जा करके मैंने काम शुरू कर दिया सीवान में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का मैं अध्यापक बन गया। इस बीच में महीने 1.5 महीने बाद में उसकी प्रबंध समिति की बैठक हुई, और चूँकि मैं 2-2.5 वर्ष काम कर चुका था, और मेरी डिवीज़न ख़राब होने पर भी मेरा काम अच्छा था, इसलिए फिर मुझे वो जगह मिल गई, ग्रेड मिल गया, और मुझे तत्काल ही पत्र चला गया कि आपकी यहाँ पर नियुक्ति हो गई है। तो मैं वहाँ गया, और वहाँ के जो एक सचिव थे, सेक्रेटरी, मैंने उनके पैर छुए और उनसे कहा कि आपने मुझे 1 महीने की तनख्वाह दे रखी थी, और मैं 1 महीना 20 दिन काम किया था। मैंने 1 महीने तनख्वाह दे रखी थी आपने, 20 दिन और मैंने काम किया था, 20 दिन तनख्वाह मैं लूँगा नहीं। 1 महीने की तनख्वाह जो आप दे रखी है, ये आपके चरणों में वापस करता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। फिर लौट के आ गया। आकर मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, यानी कॉमर्शियल कॉलेज का नाम था, जैन जी के घर के बराबर 8 नंबर दरियागंज में था ये, मैंने 7 नंबर में थे, 8 नंबर में था। तो मैंने अपने नियमित रूप से अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में काम संभाल लिया, और यहाँ में रहा, करीब 10 वर्ष रहा, 47 तक रहा मैं। 37 से शुरू किया मैंने अर्धकालिक ट्यूटर के रूप में, फिर 47 तक मैं यहाँ पर रहा। और इसी बीच में फिर मैंने पढ़ाता अंग्रेजी था, लेकिन पढ़ता और लिखता हिंदी ही था। अंग्रेजी पढ़ता था, हिंदी लिखता। अंग्रेजी का मैंने पूरा उपयोग किया, अंग्रेजी के ज्ञान का, अंग्रेजी का जो साहित्य था उसका पूरा ही मैंने सदुपयोग किया। सुल्तान पंत मेरी किताब उसी समय प्रकाशित हुई। उसके बाद में साकेतिक अध्ययन मैंने पूरी निष्ठा के साथ लिखा। शुक्ल जी का इसमें एक मुझे वरदान मिला था। शुक्ल जी ने डॉक्टर डीलिट की उपाधि कब प्राप्त कि उसी के लिए फिर मैंने ये 2-3 किताबें लिखी, और उसके बाद में मैं इससे आगरा विश्वविद्यालय से मैं डीलिट में मेरा पंजीकरण हो गया।
उस वक्त तो था वह हिंदी का एमए तो था ही, लेकिन मेरा जो वहाँ आगरे में हुआ जो मेरा पंजीकरण वो अंग्रेजी का एमए था आगरे का में। तो अंग्रेजी के एमए एलाइड सब्जेक्ट जो कि एक संबद्ध विषय था, उसके आधार पर मेरा डीलिट में मेरा एक वहाँ पर नियुक्ति हो, उसका जो मेरा पंजीकरण हो गया। अब एक और कठिनाई पड़ी, मैंने कहा ना बड़ा संघर्ष रहा। और जब मैं वहाँ पर अपना फॉर्म लेकर गया तो वहाँ के रजिस्ट्रार ने कहा कि अब तो नियम बदल गया है, पहले पीएचडी करना पड़ता है, इसके बाद में डीलिट जो है वो किया जाता है। एकदम मैं घबरा गया। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझ पर प्रोफेसर जनरायन की बड़ी कृपा थी, और उतनी ही कृपा मुझ पर प्रोफेसर वैद्यनाथ का जो कानपुर के एसडी कॉलेज में वहाँ पर हिंदी के सर्वे सर्वा थे यहाँ पर आगरा विश्वविद्यालय में, उन्होंने कहा कोई चिंता मत कीजिए, आपको हम एग्जाम्पशन दिलवा देंगे, पीएचडी से आपको एग्जाम्पशन मिलता है, उसको छूट मिल जाएगी, इस तरह का प्रावधान था। तो उन्होंने मेरी पुस्तकें जो 3 छप गई थी उनको प्रस्तुत किया, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास और पंडित सुखदेव बिहारी मिश्र वो रेफरी थे, उनको ये किताब भेजी गई और उन्होंने लिख दिया कि ठीक है ये इस योग्य है कि इनको छूट दे दी जाए पीएचडी से, पीएचडी के बराबर मान लिया गया। तो इस तरह से फिर मैंने डीलिट का काम शुरू कर दिया, और मेरा विषय था देव, और उसका जो है अंग्रेजी में सब कुछ अंग्रेजी में होता था, स्टडी ऑफ देव विद रेफरेंस टू रीति काव्य, रीति काव्य की भूमिका में परंपरा में देव का अध्ययन, ये मैंने काम किया। और ये काम मैंने शुरू किया 42 में शुरू कर दिया था, और 46 में मुझको डिग्री मिल गई थी, और 47 में फिर मुझे बाकायदा में जाकर के डीलिट की डिग्री प्रदान की गई है।